कर्नाटक इलेक्शन में बड़ी बात यह रही कि वोटिंग से पहले के चुनाव प्रचार में ये इलेक्शन जनता की ज़रूरत के मुद्दों से भटक गया और सवाल यह है कि इससे किसको फ़ायदा होगा। लेकिन 2023 का कर्नाटक इलेक्शन इसके लिए याद किया जाएगा कि लंबे समय बाद किसी राज्य के चुनाव में बीजेपी बैकफुट पर दिखी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन के लास्ट लेग में अपनी पूरी जान लगा दी। ऊपर से बजरंग दल पर बैन जैसे मुद्दों को उठाकर कांग्रेस बीजेपी की पिच पर खेलती दिखी। इतना ही नहीं, केरल की 3 लड़कियों की जिंदगी पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी जैसे विवादित इशू को भी इस इलेक्शन में मुद्दा बनाया गया। ऐसे में सवाल वापस से वही है कि लास्ट लेग में जनता की ज़रूरत के मुद्दों से भटके इस इलेक्शन में किसको फ़ायदा होगा, और उसी पे बात करेंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चुनाव में वोट पड़ने से पहले जो स्टोरीज और एनालिसिस मीडिया में आ रही थी उसके मुताबिक और सर्वे और बीजेपी के अपने अंदाजे से बीजेपी को 70 से 80 सीटें जीतने का अनुमान था। अब उसी बीजेपी को 100 सीटों तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे बयान कोई नेता अपना नाम बताकर नहीं दे रहा बल्कि सूत्र बनकर दे रहा है। ऑन रिकॉर्ड तो सारी पार्टियां फुल मेजॉरिटी का दावा करती हैं, लेकिन कर्नाटक से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैक्ट ये रहा है कि इस राज्य में बीजेपी को अपने बूथ तक कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ये तो आपको पता ही होगा कि साउथ का ये वो इकलौता राज्य है जहां बीजेपी सरकार चला रही है या जहां बीजेपी की सरकार रही है। अब जब 13 मई को नतीजे आने हैं तो सीटों और बहुमत का आंकड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 113 का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी को इस राज्य में आज तक अपने बूते बहुमत हासिल नहीं हुआ। वहीं ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस को लेकर यह दिखाया गया है कि यह पार्टी आसानी से बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी। इसकी कई वजह हैं, जैसे कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर बताई जाती है। सत्ता विरोधी लहर उसके खिलाफ होती है जो सरकार चला रहा होता है, और माना जाता है कि जनता में उसके खिलाफ अक्सर गुस्सा होता है जो सरकार चला रहा होता है। ऊपर से अरसे बाद ये पहला चुनाव है जिसमें भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो बीजेपी से चिपकता दिख रहा है। कांग्रेस ने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान बीजेपी को इस तरह से ब्रांड करने की कोशिश की कि ये 40% कमीशन लेकर काम कराने वाली सरकार है, पार्टी है। हालांकि ऐसा सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इसकी लिखित में शिकायत की गई थी। एक कॉन्ट्रैक्टर ने तो ऐसे भ्रष्टाचार से तंग आकर आत्महत्या भी कर ली थी, जिसके बाद राज्य में बीजेपी के मंत्री रहे के एस ईश्वरप्पा को इस्तीफा तक देना पड़ा था। भ्रष्टाचार इकलौता मुद्दा नहीं है। पॉसिबली कर्नाटक वो पहला राज्य है जहां टिकट नहीं मिलने से नाराज कई हैवी वेट बीजेपी नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। ऐसा करने वालों में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टर जैसे बड़े नेता भी शामिल रहे। मीडिया एनालिसिस में यह भी माना जा रहा है कि शेट्टर हूं या येदियुरप्पा, इन सबके साथ बीजेपी ने जिस तरीके का बिहेव किया है उसका खामियाजा लिंगायत वोटरों के गुस्से का सामना करके बीजेपी को भोगना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी ने हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी अपना ट्रम्प कार्ड यानी पीएम नरेंद्र मोदी को आगे करने का काम किया है। वैसे भी स्टेट लीडरशिप में येदियुरप्पा को किनारे किए जाने और राज्य में पार्टी का जो हाल रहा है उसके बाद उनके पास पीएम मोदी को आगे करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। ऐसे में हमेशा की तरह पीएम मोदी ने इस चुनाव में भी अपनी जान लगा दी और विकास के साथ हिंदुत्व की राजनीति पर भी पूरा जोर दिया। ऐसे में कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने से लेकर बजरंग दल के बैन की तुलना बजरंगबली को कैद करने से हुई, और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में केरल स्टोरी जैसे विवादित फिल्म को मुद्दा बनाया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 3 फ्री गैस सिलेंडर और जरूरतमंदों को आधा लीटर फ्री नंदी दूध देने की बात करके ये एहसास भी दिलाया कि जनता पर जो महंगाई की मार पड़ी है उसका उनको अंदाजा है। शायद इसी जोर की वजह से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा तक पूर्ण बहुमत का दावा कर रहे हैं। उसी पूर्ण बहुमत का जिससे बीजेपी 2008 में 3 सीटों से और 2018 में 9 सीटों से चूक गई। कैंपेन का जो ये टोन बदला है, जो जनता की ज़रूरतों से मुद्दे भटके हैं, उसको लेकर देखने वाली बात ये होगी कि जनता को ये चीज़ें कितनी रास आती है। कर्नाटक में बीजेपी को पूर्ण बहुमत इसलिए भी नहीं मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये वो राज्य है जहां 1970 के बाद से कोई भी ऐसी पार्टी वापस से सरकार में नहीं आई है जो सरकार चला रही थी। तब 1970 में कांग्रेस के देवराज उर्स की सरकार को सत्ता में दोबारा वापसी करने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद से किसी को ये नसीब नहीं हुआ कि वो दोबारा सत्ता में लौटे। ऊपर से पिछले 50 सालों से कर्नाटक में सिर्फ 2 चीफ मिनिस्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। एक कांग्रेस के देवराज उर्स थे, दूसरा कांग्रेस के ही सिद्धारमैया थे। ऊपर से इसी कर्नाटक में पिछले 30 सालों में 15 चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं। ऐसे में पूर्ण बहुमत की डगर तो किसी भी पार्टी के लिए काफ़ी कठिन लग रही है। देखने वाली बात ये होगी कि लास्ट लेग के हीटेड कैंपेन से बीजेपी को कितना फ़ायदा होता है। जो भी होगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 13 मई को इस दिन रिजल्ट आने हैं। रिजल्ट पर हम हर एंगल से कर्नाटक इलेक्शन का एनालिसिस करेंगे। ऐसे ही एनालिसिस के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।